आइए अब हम समझते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आपने अभी पीछे भली भांति समझ लिया है कि जब किसी दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कुछ कोण बनाते हुए रखा जाता है तो उस पर एक वॉल्यूम का आघूर्ण लगता है, क्योंकि जो चुंबकीय दंड चुंबक है वो अनेक छोटे छोटे धारावाही लूपों से मिलकर के बना हुआ होता है, और सभी धारावाही लूपों को अगर हम इकट्ठा बना दें तो अलग अलग धारावाही लूप पर लगने वाले वॉल्यूम के आघूर्ण का जो संयुक्त प्रभाव होगा पूरे दंड चुंबक पर लगने वाले वॉल्यूम के आघूर्ण के बराबर उसका मान होगा, और उसकी वैल्यू अभी हमने बताई है आपको पीछे, टॉ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। क्लियर? अब आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। एक और ही महत्वपूर्ण बात है कि कभी कभी परीक्षा में आता है कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है, और इसके उदाहरण बताइए। देखिए बेटा, आपके पास धारावाही प्रणालिका हमने आपको पीछे बताया, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। धारावाही प्रणालिका मैंने आपको बताया पीछे, और धारावाही प्रणालिका में आपने देखा होगा कि एक कार्डबोर्ड का हमने खोखला बेलन लिया था, ठीक, कार्डबोर्ड है या गत्ता है, चीनी मिट्टी का कोई खोखला बेलन लिया और उस पर अनेक तांबे के तार के फेरे लपेट दें। अब क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और एक एंड पॉइंट हो गया तार का, इन दोनों तार के बीच में हमने क्या करना है, एक सेल जोड़नी है या स्रोत जोड़ना है जहां से विद्युत धारा का प्रभावित करना है हमने इसमें, और एक कुंजी जोड़नी है, ठीक है। तो जैसे कुंजी को ऑन करेंगे तो इस धारावाही प्रणालिका में जो तार के फेरे लपेट रखे थे उसमें वैद्युत धारा बहनी प्रारंभ हो जाती है। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं धारावाही प्रणालिका। अब देखिए, ये धारावाही प्रणालिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जैसा चुंबक जो है व्यवहार करता है, ठीक उसी प्रकार से धारावाही प्रणालिका क्या करती है, व्यवहार करती है, और इसको बोलते हैं हम द्विध्रुव। ये द्विध्रुव का एक उदाहरण है। क्यों द्विध्रुव का उदाहरण है? क्योंकि इस धारावाही प्रणालिका का एक पॉइंट जहां पर वैद्युत धारा की दिशा जो है कैसे होगी, क्लॉकवाइज होगी, है ना। तो जहां पर क्लॉकवाइज होगी, घड़ी के घूमने की दिशा में होगी, तो वो वाला पॉइंट जो है धारावाही प्रणालिका क्या बन जाएगा, दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। और जिस पॉइंट पर वैद्युत धारा की दिशा घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा होगी, यानी जैसे घड़ी घूमती है उसके उल्टी दिशा में जो है वैद्युत धारा बह रही है, तो वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका एन हो जाएगा। यानी धारावाही प्रणालिका के दो ध्रुव हो गए, ठीक है ना, एक एन हो गया और एक क्या हो गया, एस हो गया। तो इस प्रकार से इसे हम क्या बोलेंगे, द्विध्रुव। ये द्विध्रुव हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, कोई भी हमारी आयताकार कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है, और किसी भी आकार की कुंडली है, इनमें भी क्या होता है, दो पॉइंट होते हैं। तो एक पर वैद्युत धारा की दिशा, अगर हम दो पॉइंट फिक्स कर दें, दो पॉइंटों पर अगर जो है अपना माइंड कंसंट्रेट कर दें, तो एक पॉइंट पर आप देखेंगे कि धारा की दिशा नीचे की तरफ आ रही होगी, और एक पॉइंट पर मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वैद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। इस हिसाब से तो होगी। तो यानी इधर क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, और इधर क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। तो जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर जो है वैद्युत धारा की दिशा दक्षिणावर्त दिशा में होगी, तो वो तो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, दक्षिण की तरफ हो जाएगा, तो यानी साउथ हो जाएगा। और जो पॉइंट जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है, चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा चुंबकीय पदार्थ है या चुंबकीय घटक है जिसके दो ध्रुव होते हैं, एक एन होता है और एक एस होता है, ठीक है। और देखिए, आप भली भांति से समझते हैं कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है, लेकिन कैसे कैसे लगता है ये भी आप जानते हैं कि अगर एन और एस एक दूसरे के क्लोज लाते हैं तो एक दूसरे में आकर्षण होता है। यदि एन के पास एन लाते हैं, यानी समान ध्रुवों को पास लाते हैं, तो प्रतिकर्षित करते हैं, या यदि एस को एस के पास ले जाते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण है, ठीक है। तो अब चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण की हम बात कर रहे थे कि चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा।
तो यहाँ पर जो ये m है इसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और जिसकी वैल्यू अभी अभी हमने बताया आपको m इजिकल टू NIAB, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे m इजिकल टू NIAB, NIA सॉरी, n यहाँ पर बल रेखाओं सॉरी क्या हो गए, धारावाही लूपों की संख्या हो गई, और I क्या हो गए यहाँ पर, I हो गए यहाँ पर वैद्युत धारा, उनमें बहने वाली वैद्युत धारा, और A क्या हो गए, क्षेत्रफल, ठीक है। और देखिए अब आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे होंगे कि भाई n तो कभी कभी क्या होता है कि भाई उसमें कितने फेरे लपेट रखें, फेरों की संख्या है। तो ये फेरे ही एक प्रकार से कई परमाणु, जैसे धारावाही प्रणालिका में कई फेरे लपेट रखे हैं, और एक फेरा एक द्विध्रुव बन गया, दूसरा फेरा दूसरा द्विध्रुव बन गया, तीसरा फेरा जो है तीसरा द्विध्रुव बन गया, और ऐसे ऐसे करके जो है बनते रहेंगे। तो ऐसे ही हम दंड चुंबक के केस में उनको क्या बोल रहे हैं, परमाणु है। वो एक फेरे के कारण जो एक वृत्त जैसा बना वो एक परमाणु है, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, ऐसे ऐसे करके नंबर ऑफ जो है एटम्स वो बन गए, और उनके संयुक्त प्रभाव के कारण जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूरे दंड चुंबक पर लगने वाले द्विध्रुव आघूर्ण के को कहते हैं, ठीक है। तो m इजिकल टू NIA ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसमें एक देखिए और महत्वपूर्ण चीज है कि इसकी अगर परिभाषा अगर हमने निकालनी है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए आगे इसको समझते हैं। देखिए इसके लिए बहुत ही सरल है कि हमारे पास देखिए कोई भी फॉर्मूला अगर हमें मालूम हो जाता है, उसका सूत्र हमें मालूम हो जाता है, तो हम उसकी परिभाषा जो है आसानी से निकाल देते हैं। तो ये मैंने आपको बताया टॉ इज इक्वल टू MB sin थीटा। अब देखिए अगर हमारा ये चुंबकीय द्विध्रुव अगर क्या रखा, क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री के कोण पे रखा हुआ है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी हमारा जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू MB sin 90। sin 90 की वैल्यू यहाँ पर जो है sin 90 की वैल्यू यहाँ पर जो है, यहाँ पर sin 90 की वैल्यू क्या हो जानी, 1 हो जाएगी, ठीक है बेटे। यहाँ पर जो है sin 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा, है ना। तो बराबर ये कितना हो जाना आगे, ये हो जाएगा आपका MB, ठीक है, ये MB हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है MB आ जाएगी। और फिर देखिए टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू MB हो गया, तो M बराबर क्या हो जाएगा, टॉ मैक्सिमम अपॉन B हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये टॉ मैक्सिमम अपॉन B। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये फाइनल जो हो गया ये हो जाएगा। फिर आगे देखिए अगर हमें M की वैल्यू निकालनी है तो M इज इक्वल टू टॉ मैक्सिमम अपॉन V हो जाएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर माने कि वे V का जो मान है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो क्या है, 1 है, तो ऐसी कंडीशन में M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉ मैक्सिमम। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एकांक और एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोई चुंबकीय द्विध्रुव, अब वो दंड चुंबक है, धारावाही प्रणालिका है, आपका आयताकार कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है, कोई भी, ये सब चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण हैं। पूछा जाता है, इसको आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए कि 2 उदाहरण बताइए साहब चुंबकीय द्विध्रुव के। ऐसे आपने पीछे हमने बताया था दो उदाहरण बताइए वैद्युत द्विध्रुव के, तो यहाँ पर समझना है। तो कोई भी अगर चुंबकीय द्विध्रुव जो है चुंबकीय क्षेत्र में जो है लंबवत दिशा में रखा हुआ है और उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वहाँ पर क्या है, 1 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर है, या एकांक चुंबकीय क्षेत्र है, तो ऐसी कंडीशन में उस धारावाही लूप पर लगने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा उसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई बेटा, ठीक है, ये मैंने लिखी हुई भी यहाँ पर। अच्छा, फिर आता है इसका मात्रक निकालना, तो मात्रक M इज इक्वल टू टॉ मैक्सिमम अपॉन B हो जाएगा, है ना। तो टॉ मैक्सिमम का मात्रक देखिए हमने पीछे भी बताया आपको, न्यूटन मीटर, ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो यहाँ से देखिए न्यूटन कट गया, तो ये हमारा एम्पियर मीटर ऊपर जाकर के